डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में आज हम एनर्जी फ्लो ऑन इकोसिस्टम पढ़ेंगे। इसका मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का किस तरह से प्रवाह होता है। विभिन्न सजीवों जो पृथ्वी पर रहते हैं उनका जो अस्तित्व है वह पूर्णतः ऊर्जा पर निर्भर करता है। उनके विभिन्न जैव क्रियाओं के सफल संचालन के लिए ऊर्जा बहुत आवश्यक होती है। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एक ही स्रोत है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में आती है और पृथ्वी पर पहुंचती है तो सूर्य के विकिरण का 20% भाग जो है वह वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। 50% ऊष्मा के रूप में धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शेष 30% प्रकाश को धरती की वायु में उपस्थित धूल के कण और आकाश में मौजूद बादल परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत कम मात्रा में सनलाइट जो सोलर एनर्जी है वह मिल पाती है, लगभग 0.2% ही। धरती पर उगने वाले जो हरे स्वपोषित पादप हैं वह प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के विकिरणों की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको भोजन की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न सजीव हैं वह सोलर एनर्जी पर उनके लिए कोई ना कोई ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए जिसके द्वारा कि वह अपने जीवन के जो प्रक्रियाएं हैं, कई क्रियाएं हैं, जैव क्रियाएं हैं, उनका संचालन कर सके। इसलिए पृथ्वी पर ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है प्रकाश, वह सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से गुजरती है तो इसका बहुत सारा भाग, लगभग 99% भाग लॉस्ट हो जाता है। किस तरह से होता है? 20% तो वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, 50% ऊष्मा के रूप में पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शेष 30% जो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण हैं और जो दूसरे तत्व हैं वह परावर्तित उसको कर देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है वह मात्र 0.2% ही रह जाती है और उसी में हरे जो पादप हैं, स्वपोषित पादप, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके इसे भोजन अर्थात रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और मुख्य रूप से यह भोजन कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संचित होकर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद कंज्यूमर्स या उपभोक्ता को प्राप्त होता है। विभिन्न परितंत्रों में जो खाद्य चेन, फूड चेन जो है वो जो संचालित होती है उसमें एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस भोजन के माध्यम से ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर अभिगमन करती है। यह भी कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर्गत परिचालित होता है। हमने पहले खाद्य श्रृंखलाएं स्टडी कर चुकी हैं। कई तरह की खाद्य श्रृंखलाएं पर्यावरण में परिचालित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों को जानना ज़रूरी है। थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जिसको ऊर्जा गतिकी कहा जाता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, उसका स्थानांतरण, विभिन्न स्तरों पर इसका वितरण, यह सब चीज़ें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही आती है और उसी के अनुरूप यह सब होता है। क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कहाँ से एंट्री करेगी, उसका स्थानांतरण कहाँ होगा और विभिन्न स्तरों पर इसका वितरण किस तरह से होगा, यह ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के अनुरूप ही होता है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम सिद्धांत है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके हिसाब से ऊर्जा अनित्य है और अविनाशी है। मतलब ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका विपरीत, इसका एक रूपांतरण एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में किया जा सकता है। इसीलिए जो ऊर्जा है वह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूपांतरण कहलाती है। मतलब एक टाइप की ऊर्जा दूसरे टाइप की ऊर्जा में चेंज हो सकती है, परंतु उसको ऊर्जा को हम बना भी नहीं सकते हैं और हम उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बस ये अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। पौधे में अगर हम देखें तो प्रकाशिक ऊर्जा है वह भोजन की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इसके बाद भोजन की रासायनिक ऊर्जा का श्वसन के द्वारा ऊष्मा का रूपांतरण होता रहता है। भोजन की जो रासायनिक ऊर्जा है वह जीव के अंदर श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा उसका विभिन्न फॉर्म ऑफ एनर्जीज में उसका कन्वर्जन होता रहता है। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने पौधे को उत्पादक की बजाय कन्वर्टर्स कहा है।
क्योंकि यहाँ पर वह एनर्जी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वह सोलर एनर्जी को रासायनिक एनर्जी में सिर्फ परिवर्तन कर रहे हैं। यही कारण है कि ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में इनको उत्पादक नहीं कहा जाता है, परंतु भोजन के परिप्रेक्ष्य में इनको उत्पादक कहा जाता है। भोजन के संदर्भ में इनको उत्पादक कहा जाता है, जबकि ऊर्जा के संदर्भ में इनको सिर्फ कन्वर्टर्स कहा जाता है, जो कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसके अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा अपने एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में चेंज होती है। देयर इज जस्ट ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। पौधे द्वारा जो प्रकाशिक ऊर्जा का भोजन की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसीलिए एनर्जी के लेवल पे अगर हम पौधों को बोलें तो दैट आर नॉट उत्पादक, प्रोड्यूसर्स नहीं है वो, वह क्या है, जस्ट कन्वर्टर्स। और अगर भोजन के रूप में हम बोलें, भोजन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बोलें तो वह उत्पादक माने जाते हैं। तो इस सब से ये स्पष्ट होता है कि प्रकाशिक ऊर्जा की कुछ जो एक मात्रा है वह रासायनिक ऊर्जा या भोजन के रूप में संचित और संश्लेषित की जाती है। स्वपोषी हरे पौधे द्वारा इस भोजन का अधिकांश भाग श्वसन क्रिया में खर्च किया जाता है और कुछ जो शेष ऊर्जा होती है वह पादप शरीर का निर्माण करती है। इस पौधे को जब फर्स्ट लेवल का कंज्यूमर मतलब शाकाहारी अगर उसको उपयुक्त करता है भोजन के रूप में, तो इस भोजन का अधिकांश भाग श्वसन क्रिया द्वारा ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा ही हिस्सा शाकाहारी भोजन उसके अंदर रह जाता है। इस प्रकार ऊर्जा की मात्रा में धीरे धीरे अगले स्तरों पर क्रमिक ह्रास होता रहता है, कमी आती जाती है और यह प्रकाशिक ऊर्जा की जो संपूर्ण यात्रा है धीरे धीरे जैवीय घटकों में प्रभावित होकर लास्ट में कम्प्लीटली ऊष्मा में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाती है। और वह जो परिवर्तित ऊष्मा होती है वह पौधे उसका यूज़ वापस नहीं कर सकते हैं। पौधे सिर्फ प्रकाशीय ऊर्जा है उसका उपयोग कर सकते हैं। सजीवों को जो विभिन्न आवश्यकताओं के लिए सूर्य के द्वारा प्रकाशिक ऊर्जा की नियमित आपूर्ति की जाती है और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पर्यावरण तंत्र में ऊर्जा का जो चक्र है, ऊर्जा की जो ट्रांसफर साइकिल है, वह चक्रीय न होकर स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। चक्र न होकर लीनियर फ्लो होता है, मतलब जो ऊष्मा ऊर्जा है वह पुनः पौधे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यह चक्रीय न होकर लीनियर होती है। और ऊर्जा की जो स्थानांतरण है यह रेखीय प्रक्रिया होती है और इसी को एनर्जी फ्लो कहा जाता है। पौधे कंज्यूम करते हैं। पौधे जब सोलर एनर्जी बनाते हैं, सोलर एनर्जी को जब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बनाते हैं, फूड बनाते हैं, तो उस फूड का बहुत सारा भाग वह अपने पादप शरीर के निर्माण के लिए कर लेते हैं। कई सारा भाग उसमें से ऊष्मा बनकर पर्यावरण में श्वसन के द्वारा ऊष्मा बनकर पर्यावरण में लॉस्ट हो जाता है और कुछ भाग वो नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। द सेम प्रोसेस इज प्राइमरी कंज्यूमर को जितनी भी ऊर्जा मिलती है उसका एक बहुत बड़ा भाग श्वसन में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा सा भाग, कुछ भाग वह अपने पादप शरीर प्राइमरी कंज्यूमर अपने शरीर के निर्माण के लिए कर लेते हैं और कुछ जो रिमेनिंग होता है वह नेक्स्ट कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से एनवायरनमेंट में ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में लॉस होता जाता है और टॉप लेवल पे जब ऊष्मा का लॉस हो जाता है तो वह जो ऊष्मा होती है वह पादप पुनः यूज़ नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पे कोई चक्र नहीं बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट फ्लो हो रहा है। इसको एनर्जी का फ्लो कहते हैं, एक लीनियर लाइन में, एक सीधी रेखा में। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ एंट्रोपी। ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है वह एंट्रोपी कहलाता है। इसके हिसाब से जब ऊर्जा का रूपांतरण एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में होता है तो सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी है वह उसका नुकसान होता है। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एट एवरी लेवल, हर लेवल पर लॉस ऑफ एनर्जी होता है। यह जो ऊर्जा है यह ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में चली जाती है। दूसरे शब्दों में जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो इसमें काम ली गई संपूर्ण ऊर्जा है वह उसके तापमान बढ़ाने में काम में नहीं आती है, जबकि कुछ जो ऊर्जा है वह गर्म वस्तु के पास वाले ठंडे स्थान में वितरित हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम पौधे में देखें तो पौधे को जो कंप्लीट जो सोलर एनर्जी है जो दी जाती है वह कंप्लीटली भोजन संचित करने में या संश्लेषित करने में नहीं काम में आती है, जबकि जो सजीव प्राणी है अपने भोजन का प्राप्त जो संपूर्ण भाग है वह उस ऊर्जा के रूप में अपने शरीर में नहीं रख सकता है। कोई भी सजीव जो है वह अपने द्वारा प्राप्त कुल ऊर्जा का औसत सिर्फ
10% ही शरीर के निर्माण हेतु उपयोग कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता है। इसीलिए खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान लगभग केवल 10% ऊर्जा ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा का जो ऊष्मा के रूप में अपव्यय हो जाता है। इसको स्लोबोटकिन ने 10% रूल कहा है या रूल ऑफ इकोलॉजिकल डेथ कहा गया है। जैसे कि इस डायग्राम में आप ऊर्जा प्रवाह का एक चित्रण, एक मॉडल है। सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स को मिलती है, प्रोड्यूसर्स के बाद वह प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाती है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जाती है, टर्शियरी कंज्यूमर्स में जाती है और वहाँ पे डीकम्पोजर्स आते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स है वह छोटे छोटे होते जाते हैं, मतलब सिर्फ 10% ही एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है, बाकी एज अ हीट एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है। सर्वप्रथम लिंडमैन ने 1942 में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के दौरान ऊर्जा प्रवाह का जो है अध्ययन किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके दौरान उन्होंने ऊर्जा का एस्टिमेशन लगाया था। इसके आधार पर उन्हें अमेरिका में मिनेसोटा के नामक झील के जो परितंत्र है उसमें विभिन्न पोष स्तरों को अध्ययन किया था। इसके बाद इसी को उन्होंने ऊर्जा को ग्रेड लैम्डा के द्वारा निरूपित किया और पोष स्तर में जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसको स्मॉल लैम्डा या छोटे लैम्डा से निरूपित किया था। तो इस प्रकार जो प्रथम उत्पादक द्वारा प्राप्त ऊर्जा है वह लैम्डा 1 है, प्रथम उपभोक्ता जो है वह लैम्डा 2, सेकेंडरी जो कंज्यूमर है उसका लैम्डा 3 और जो टर्शियरी कंज्यूमर है उसमें लैम्डा 4 द्वारा उसको उन्होंने निरूपित किया। और इसके आधार पर इन्होंने निम्न समीकरण किया था, कैपिटल लैम्डा n डिवाइडेड बाय डेल 1 इक्वल्स टू लैम्डा n माइनस लैम्डा n 1। तो इस तरह से उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें लैम्डा जो है कैपिटल लैम्डा वह पोष स्तर में संग्रहित टोटल ऊर्जा है, मतलब जितनी ऊर्जा उसने संग्रहित करी। लैम्डा n है अगले पोष स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित हुई है उसका, और लैम्डा n 1 है अगले पोष स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा प्लस जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है श्वसन के दौरान वह। तो इसके आधार पर उन्होंने एक आरेख प्रस्तुत किया जिसमें रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम सन के द्वारा जो प्रकाशीय ऊर्जा है वह आती है जो कि आउटर स्पेस में कुछ लॉस हो जाती है, और कुछ भाग उसका है जो A1 लैम्डा 1 के रूप में A1 में प्रस्तुत होता है। A1 यहाँ पे अगर हम उनको माने, A1 मतलब जो प्रोड्यूसर्स, उसमें से फिर R1 R2 R3 और R4 ये लॉस ऑफ ऊष्मा है, रेस्पिरेटरी लॉसेस है। उसके बाद वहाँ से जब ट्रांसफ़र होती है वह लैम्डा 2 के रूप में जाती है, फिर लैम्डा 2 से लैम्डा 3 और लैम्डा 4। हर एक लेवल पर R1 R2 R3 और R4 के रूप में रेस्पिरेटरी हीट लॉस होता है आउटर स्पेस में, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वह भी हीट लॉस करते हैं, अदर देन रेस्पिरेशन भी उनके अंदर कुछ हीट लॉस होता है। इस तरह उन्होंने एक एनर्जी फ्लो लिंडमैन ने प्रस्तुत किया था। लिंडमैन ने बताया कि यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोष स्तर में संचित ऊर्जा और स्थानांतरित ऊर्जा की दक्षता की जानकारी हो तो उस पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशैली की व्याख्या जो है वह ऊर्जा के आधार पर जानी जा सकती है। मतलब जो ट्रांसफ़र एनर्जी हो रही है और उसकी जो संचित ऊर्जा है जो उसने ट्रांसफ़र कर ली और जो स्टोर कर ली, अगर इसके बारे में हमें जानकारी हो तो उस पारिस्थितिकी तंत्र को हम ऊर्जा के आधार पर स्टडी कर सकते हैं। इसी क्रम में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं के अध्ययन के द्वारा अलग अलग निष्कर्ष निकाले। इसी में गोले है एक साइंटिस्ट, उन्होंने मिशिगन में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का अध्ययन किया और ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत उन्होंने पाया कि पारिस्थितिकी तंत्र के सर्वोच्च पोष स्तर पर जो उपभोक्ता हैं उनको ऊर्जा की बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है, या फिर यह इस आधार पर कहा जा सकता है कि भोजन श्रृंखला में जो प्रवाहित ऊर्जा का अनुपात है वह पारिस्थितिकी दशांश के नियम से ही अनुरूप होता है, जो पहले था 10% लॉ के हिसाब से दिखता है। उसके बाद E.P. ऑडम ने 1963 में ऊर्जा को समझाने के लिए डिब्बों और नलिकाओं का जो एक मॉडल है वह पाइप्स एंड बॉक्सेस का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। इस प्रादर्श के अनुसार मॉडल में जो डिब्बे हैं वह पोष स्तर हैं और पाइप्स है वह ऊर्जा का प्रवाह दिखाते हैं, और इसके अनुसार अगर पूरे जो पौधों को 3000 किलो कैलोरी सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है तो इसमें से 50% अवशोषित हो जाता है। इसका भी केवल 1% जो है भोजन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है।
प्रथम उपभोक्ता जो हैं वो पौधे को ग्रहण करते हैं, उसमें केवल 10% एनर्जी ही जाती है, जिसको 1.5 कैलोरी के रूप में जाता है। इसके बाद शाकाहारियों का भक्षण करने वाले मांसाहारी में 0.15 किलो कैलोरी। और इस तरह यह निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ हम पहले डायग्राम स्टडी करेंगे। इन्होंने बॉक्स और पाइप्स के हिसाब से इन्होंने पूरा समझाया है। इस चित्र में जो आई है वह टोटल एनर्जी इनपुट है, उसके बाद एल है वह पादप जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वह दिखाया गया है, और पी जी जो है वह सकल प्राथमिक उत्पादकता है, ए है जो कुल संश्लेषण है, और पी एन है जो नेट प्राथमिक उत्पादकता है। और हर जगह हम देखते हैं कि पाइप पतला होता जाता है और जो आउटर स्पेस में उसमें लॉस होता रहता है, और आगे जाते जाते पाइप बिल्कुल सकड़ा हो जाता है। इसका मतलब बहुत कम एनर्जी टॉप कंज्यूमर में पहुंच पाती है। तो इन्होंने कुल मिला के 3000 किलो कैलोरी का एग्जाम्पल लेके इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो इनके हिसाब से शाकाहारी का जो भक्षण करते हैं मांसाहारी मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर से, उनमें 0.15 किलो कैलोरी का ही संचय होता है। इसके ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि खाद्य श्रृंखला में एक पोष स्तर को प्राप्त कुल एनर्जी में से सारी ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, और अधिकांश भाग है जो बिना उपयोग के ही रह जाता है। शाकाहारी प्राणी पौधे की जड़, लकड़ी, छाल इत्यादि का भक्षण तो नहीं करते हैं, है ना, वह सिर्फ फ्रूट्स या सीड्स खाते हैं। इसी तरह जो परभक्षी है वह भी उसके हड्डी, बाल और खाल छोड़ देते हैं, सिर्फ फ्लैश करते हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो वेस्ट के रूप में, बॉडी वेस्ट के रूप में भी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार यह जो तंत्र है यह प्रत्येक पोष स्तर पर ऊर्जा प्रवाह के 10% लो को दर्शाता है। और दूसरा जो है लॉ ऑफ एंट्रोपी जो हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स का, उसके हिसाब से स्थानांतरण के दौरान कुछ ऊष्मा के रूप में लॉस हो जाता है, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में लॉस हो जाता है, और कुछ जो एनर्जी है वह एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर में ट्रांसफ़र करते वक्त भी लॉस हो जाती है। तो इस प्रकार एक पोष स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह होते होते ऊर्जा की मात्रा में धीरे धीरे कमी आने लग जाती है, क्योंकि भोजन और रासायनिक ऊर्जा के 90% भाग का ऊष्मा के रूप में अवयव हो जाता है। और यही कारण है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक लंबी खाद्य श्रृंखलाएं नहीं चल पाती है, क्योंकि एट द टॉप एनर्जी ही नहीं मिलेगी उनको, तो वह कहाँ से सर्वाइव करेंगे। तो उपरोक्त मॉडल के हिसाब से जो जनरलाइज विवरण को प्रस्तुत किया गया है, परंतु जैसा हम जानते हैं कि प्रकृति में सदैव जो स्वपोषी और उत्पादक द्वारा जो निर्मित संपूर्ण भोजन है वह शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष शाकाहारी श्रृंखला ही नहीं होती है। बीच बीच पे कई तरह की दूसरी फूड चेन भी पाई जाती है। ग्रेजिंग फूड चेन है तो उसमें घास स्थली भी हो सकती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी हो सकता है। तो प्राथमिक उत्पादन का जो अधिकतर है भाग शाकाहारी के खाने योग्य ही प्राप्त होता है, जबकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अधिकतर भोजन जो है शाकाहारी नहीं उपयोग करते हैं, और इसके द्वारा उसका उपयोग डिकेड जो है उनके डिके होने के बाद उसका मांसाहारी द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग फूड चेन के हिसाब से जब सबको आपस में मिक्स किया जाता है, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड रहती है, तो एक वाई आकार का मॉडल दर्शाया गया है एनर्जी फ्लो का। अभी तक हम सिर्फ एक फूड चेन के हिसाब से एनर्जी का मॉडल देख रहे थे, परंतु अब जब हम जानते हैं कि प्रकृति में फूड चेन नहीं फूड वेब होती है, खाद्य श्रृंखला न होकर खाद्य जाल होता है, इसीलिए एक वाई आकार का मॉडल दर्शाया है जिसको हम अब स्टडी करेंगे। इस मॉडल के अनुसार जो सनलाइट है वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हैं वह इसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा सनलाइट अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। उसमें से कुछ हिस्सा है जो हीट के रूप में लॉस हो जाता है, कुछ जो है रिस्पायरेटरी प्रोसेसेस में ख़त्म हो जाता है, और जो पी वाला भाग है वह ग्रॉस प्रोडक्शन है, वह प्लांट का ग्रॉस प्रोडक्शन है। उसमें से जो पी एन है नेट प्रोडक्शन है वह आगे ट्रांसफ़र होता है। वहाँ पर इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, हर्बीवोर्स के अंदर जाता है ये, और कुछ भाग डीकम्पोजर्स के पास भी चला जाता है पी एन का। हर्बीवोरस के बाद यह थोड़ा सा आगे कार्निवोरस में जाता है। हर्बीवोरस से जब कार्निवोरस में जाता है तब भी रेस्पिरेटरी के रूप में, कम्युनिटी रेस्पिरेशन के रूप में और हीट के रूप में इसका लॉस होता रहता है। कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस में जाता है और देन डीकम्पोजर्स में भी जाता है। उसके बाद डायरेक्ट जो पीएन है वो स्टोरेज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर में भी जाता है, क्योंकि प्लांट्स के भी कुछ पार्ट्स डेड एंड डिके होते हैं। उसके बाद यह वापस एक्सपोर्ट होता है, और ये टोटल कम्युनिटी रेस्पिरेशन के द्वारा जो टोटल रेस्पिरेटरी एनर्जी है वह हीट के रूप में
लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर बोथ द फूड चेन्स, ग्रेजिंग और डिट्रियस, दोनों फूड चेन को यहाँ पे कंसिडर करते हुए वाई शेप का मॉडल दिया गया है। पर हर एक मॉडल की एक कॉमन चीज़ है कि 10% ही एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है, बाकी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट, ऑडम ने 1966 में एक और मॉडल प्रस्तुत किया है जिसको यूनिवर्सल मॉडल कहा जाता है। ये आपका जो नीचे डायग्राम दिया गया है, एक चौकोर डिब्बा बनाया गया है जो जीव भार को प्रदर्शित करता है और सजीवों की ऊर्जा को आई से निरूपित किया गया है। यहाँ पौधे के लिए यह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में और प्राणियों के लिए खाए गए भोजन के रूप में होती है। और जीव संपूर्ण प्राप्त ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं, कुछ उनमें वेस्ट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से, और जो श्वसन की ऊर्जा को आर से दिखाया गया है और जो भोजन है उसको ए से दिखाया गया है। कुछ जो है शेष जो भाग है वह पी से कुछ कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं। इसमें से जो ऊर्जा का ए भाग है वह एस के रूप में संग्रहित भी होता है। कुछ जो भूमिगत प्रगंध या फैट्स, अंडरग्राउंड जो स्टेम्स और रूट्स होती हैं, वह जो संचित भोजन करती है वह इत्यादि भी इससे संग्रहित भोजन में इसको दिखाया गया है। और ऊर्जा की जो कुछ नगण्य मात्रा ई है वह जीवों द्वारा उत्सर्जन में निष्कासित कर दी जाती है। और जो शेष बचा हुआ भाग जी है वह जीवों की वृद्धि या बायोमास को बढ़ाने का काम करता है। तो इन्होंने लॉस की जगह उस चीज़ को न्यूट्रिएंट्स पूल या बायोमास की वृद्धि के रूप में इसको प्रदर्शित किया है। सबसे पहले एक बड़ा बॉक्स है पीजी, इसमें ऑटोट्रॉफ्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें से हीट और रेस्पिरेटरी लॉस होता है, फिर आगे वह जाता रहता है। फिर इसमें न्यूट्रिएंट पूल एक बनाया गया है जिसके अंदर इंपोर्ट भी होते हैं न्यूट्रिएंट्स और एक्सपोर्ट्स भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स और आगे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वह आगे इस तरह से इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना एक अलग मॉडल, जिसको यूनिवर्सल मॉडल कहा गया है, उसमें लॉस को बायोमास के संग्रहण के रूप में बताया गया है। एनर्जी फ्लो के बाद अब हम देखते हैं कि टोटल बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैव उत्पादकता क्या होती है। क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफ़र होती है और बाकी जो एनर्जी है वह लॉस हो जाती है। तो कुल जो प्रोडक्टिविटी है वह क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए उसकी उत्पादक प्रक्रिया को जानना बहुत आवश्यक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस इकाई समय में इसका हम किस तरह से जान सकते हैं कि एक इकाई समय में पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा एकत्र होती है उसे इकोसिस्टम की उत्पादक दर या उत्पादकता कहा जाता है। मतलब उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में स्टोर होता है वह उसकी उत्पादकता कहलाती है। यह निम्न प्रकार की होती है। पहली है प्राइमरी उत्पादकता, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता। यह स्वपोषी पौधे और प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं से संबंधित है जिनमें कि प्रकाश संश्लेषण होता है। वह प्रकाश संश्लेषण दर जिसके द्वारा उत्पादक प्रकाशिक ऊर्जा को ग्रहण करके इसे भोजन के रूप में संचित करता है उसे प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में वह ऊर्जा को कितना भोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है, वह टोटल जो संग्रहण है वह प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। इसे भी आगे जाके दो भागों में बांटा गया है। पहला है जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अध्ययन की अवधि के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की कुल दर और श्वसन क्रिया में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का सकल जो योग है वह प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी कहलाता है। इसे टोटल एसिमिलेशन या पूर्ण प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मतलब कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना स्टोर हुआ और कितना कार्बनिक पदार्थ श्वसन के रूप में उपयोग हुआ, तो ये टोटल एसिमिलेशन कहलाता है। इसमें कुल प्रकाश संश्लेषण है प्लस अध्ययन के दौरान उसके अंदर कितनी कार्बनिक मात्रा ऑलरेडी प्रेजेंट है, इन दोनों को मिला के उसको प्राथमिक उत्पादकता कहा गया है। दूसरा है नेट प्राथमिक उत्पादकता, एनपीपी। इसमें पादप उत्तकों में जो संचित कार्बनिक पदार्थ का उस मात्रा से है जो श्वसन क्रिया के बाद बची रह जाती है। मतलब सकल उत्पादन जो हुआ माइनस कार्बनिक पदार्थ जिसका श्वसन हो चुका है उसको नेट संश्लेषण कहा गया है। दूसरा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसका आशय उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा संग्रहण दर से है। मतलब द्वितीय उत्पादकता कहलाती है। इसमें उपभोक्ता उत्पादकों द्वारा जो संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं। उसमें से कुछ भाग तो श्वसन के रूप में व्यय हो जाता है और कुछ भाग अनयूज्ड उनके अंदर संचित हो जाता है। तो ये जो संचित भाग है इसको सेकेंडरी प्रोडक्शन या कहा जाता है।
इसमें केवल उपभोक्ता स्तर पर उत्पादन का काम तो नहीं होता है, बट एसिमिलेशन का काम होता है। इसीलिए जो उत्पादकता है वह एक गतिशील है और प्राथमिक उत्पादकता के समान स्थायी नहीं होती है। थर्ड है नेट कम्युनिटी उत्पादकता। इसमें टोटल जो कम्युनिटी के अंदर जो है उसके हिसाब से है ये कार्बनिक पदार्थों की वह मात्रा जिसे परपोषित जीव उपभोक्ता व्यय नहीं करते हैं और शरीर में संग्रहित हो जाती है, उसको नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो यह किस तरह से निकलती है? परपोषित द्वारा निर्धारित अवधि में प्रयुक्त मात्रा को अगर हम नेट प्राथमिक उत्पादकता से माइनस कर लें तो नेट उत्पादकता हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से यह क्या है, एक लेखा जोखा है एनर्जी फ्लो का। अगर हम ये बायोलॉजिकल जो प्रोडक्टिविटी है यह पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसके यह क्या है, पूरी जो एनर्जी फ्लो है उसका लेखा जोखा है कि किस तरह से वह उसके अंदर स्टोर होती है, कंज्यूम होती है और किस तरह से हम इसका अध्ययन करते हैं। तो प्राथमिक प्रोडक्टिविटी है यह पौधों के अंदर पाई जाती है, सेकेंडरी है वह कंज्यूमर्स में पाई जाती है। जो प्राथमिक है वह दो तरह की है, ग्रोस और नेट। ग्रोस में उसके अंदर टोटल कार्बनिक पदार्थ जो इसका श्वसन भी हो चुका है और टोटल प्रोडक्शन आता है, और नेट में कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर उसके अंदर एट प्रेजेंट कितना संचित है वह आता है। इसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा संचयन की दर जो है वह कहलाती है। इसमें वह उत्पादक यह जो है इसमें उपभोक्ता प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ संश्लेषित किए जाते हैं उसको ग्रहण करते हैं और अपने विभिन्न जैविक क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं। इसमें से कुछ भाग जो है वह श्वसन के रूप में व्यय हो जाता है और कुछ उत्तकों में संचित रह जाता है, जिसको सेकेंडरी प्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी आती है, जिसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्शन को अगर कंजप्शन से माइनस कर दिया जाए तो वह नेट प्रोडक्टिविटी हो जाती है। इसमें यूनिट पीरियड 1 ईयर का लिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। यह सारे टॉपिक्स एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यह जो ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें मुख्यतः जो ईपी ऑडम का वाई मॉडल है और जो उनका यूनिवर्सल मॉडल है उसके बारे में अधिक चर्चा की जाती है। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है इसको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।